स्वागत है आप सबका रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर फिर से। आज मैं क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन 1 के टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूं। इससे पहले भी मैं ज्योग्राफी का एक लेसन के जो पहला लेसन का नदी के अपरदन द्वारा बनने वाले भूमि के बारे में बताया था। कहीं आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा। जो इस बार यानी कि 2025 में माध्यमिक लिखेंगे, जो अभी माध्यमिक में है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सब जरूर देखिएगा, समझिएगा। सबसे बड़ा जो बात है, याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पहला लेसन से। जैसे 2024 के इस बार के माध्यमिक एग्जाम वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया था आपका वायु के अपरदन से बनने वाली भूमि, तो ये वायु का था। इस बार आने का चांस है नदी और हिमनद से। तो हिमनद का अपरदन से बनने वाला भूमि मैं बता दिया हूँ, हिमनद ने नदी का। अभी नदी का ही मैदानी भागों में बनने वाले स्थल स्वरूप के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग भले ही मैंने कोई भी मीडियम का हो, चाहे वो नेपाली मीडियम का हो, बंगाली मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं वो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। नदी के मैदानी भागों में बनने वाली भूमि है। तो सबसे पहले ये समझिए कि नदी की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है पर्वतीय अवस्था, जिसको कहा जाता है नदी का युवा अवस्था, क्योंकि नदी की शुरुआत ही होती है पर्वत में। तो सभी नदी की शुरुआत पर्वत में नहीं होती, लेकिन अधिकतर नदियां जो है उनकी शुरुआत होती है पर्वत भागों में। जैसे हमारे गंगा नदी की शुरुआत हिमालय पर्वत के गोमुख में हुई है, तो उसी प्रकार नदी की शुरुआत होती है पर्वतीय भागों में। तो पर्वतीय अवस्था को ही कहते हैं नदी की युवा अवस्था। उसके बाद में शुरू होती है नदी की मैदानी अवस्था, जब नदी पर्वत को छोड़ के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर तीसरी अवस्था होती है, ये अंतिम अवस्था है नदी की, इसको बोलते हैं विर्द अवस्था। इसको डेल्टा अवस्था भी कहते हैं, जब नदी किसी सागर में जाके मिलती है। याद रखिएगा, कोई छोटी नदी या कोई बड़ी नदी से जाके मिलती है, फिर बड़ी नदी किसी सागर से जाके मिलती है। तो नदी की 3 अवस्थाओं में से पर्वतीय अवस्था में नदी का अपरदन क्रिया होती है। उसमें नदी चट्टानों को काटती है, और मैदानी भागों में नदी मुख्य रूप से परिवहन का कार्य करती है, माने चट्टानों को बहाती है। और नदी की तीसरी अवस्था जो है वो है आपका अंतिम अवस्था। उसमें नदी निक्षेपण का कार्य करती है। निक्षेपण माने जमा करना, अपरदन माने काटना चट्टानों को, परिवहन माने बहाना, और निक्षेपण माने जमा करना। तो खैर, हम लोगों का आज जो टॉपिक है वो है नदी के। तो हम लोग देखते हैं नदी के मैदानी भाग में बनने वाले स्थल स्वरूप। तो नदी जब पर्वत से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नदी की गति सबसे माने वहाँ पर अचानक कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत का भाग है, ये मैदानी भाग है, उसके बाद मान लेते हैं ये सागर है, माने यहाँ पर पानी जमा हो रहा है, ऐसा ये सागर है। तो जैसे ही नदी कोई पर्वत से जैसे ऐसे उतरती है, यहाँ पर उतरने के बाद में नदी की गति यहाँ पर कम हो जाती है। कम होने के कारण नदी जो भी अपने साथ अवसाद लाते हैं, चाहे वो पत्थर हो, कंकड़ हो, बालू हो, वो यहाँ पर नदी इस क्षेत्र में उसको जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद में यहाँ पर एक 3 कोना माने पंखा आकार का एक भूमि का निर्माण होता है। इसका नाम होता है आपका जलोढ़ शंकु। इसको जलोढ़ शंकु या तो जलोढ़ पंख कहते हैं। इंग्लिश में इसको एलुवियल फैन कहते हैं, याद रखिएगा। और बांग्ला में इसको पालोलिक पाखा कहते हैं। पाखा माने पंख। तो जलोढ़ शंकु, तो पहला जो नदी बनाती है मैदानी भागों में वो भूमि होता है जलोढ़ शंकु। यहाँ पर आके बजरी, बालू जो भी अवसाद जमा हो जाते हैं, 3 गुना भूमि का निर्माण होता है। इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। इंग्लिश में इसको एलुवियल फैन कहते हैं, एलुवियल कोन भी कहते हैं, और बांग्ला में इसको पाल्लिक पाखा कहते हैं। तो বাংলা থেকে পাল্লিক পাখা বলা হয়, এটা মনে রাখবা। যখন নদী কোনো पर्वतीय भाग থেকে मैदानी भागे प्रवेश করে তখন তার বেগ গতি খুব কম হয়ে যায়। কম হইলে নদী যে নিজের সাথে বালু পাথর নিয়ে আসে ওকে বাহন করতে পারে না, আর তখন ওইখানে জমা করে দেয়, আর 3 কোনা একটা 3 কোনা ভূমি নির্মাণ হয়, পাখার মতন দেখা যায়, তাই একে বলা হয় পাল্লিক পাখা, जलोढ़ शंकु। तो ये हुआ नदी का मैदानी भाग में बनने वाला पहला भूमि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरी भूमि क्या होती है।
दूसरी भूमि जो होती है उसको बोलते हैं नदी विसर्प। 2 नंबर को मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोग को, नदी विसर्प। इसको इंग्लिश में मियांडार कहते हैं इंग्लिश में, और बांग्ला में इसको नदी विसर्प बोला है, और विसर्प बोला है, नदी बाक बोला है, बाका। तो इसके बारे में समझिए, बहुत ही आसान है, समझिएगा तो अगर एकदम आसान सा है। जैसे नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नदी कभी भी सीधी बहती नहीं है, नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर ही बहती है, ऐसा करके। तो टेढ़ी मेढ़ी होकर बहना, इसका मतलब सांप के जैसे दिखाई देना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है नदी विसर्प। अगर इसको ऊपर से देखा जाए, ड्रोन से कैमरा करके अगर देखा जाए, तो मैदानी भागों में नदी को अगर देखा जाएगा तो टेढ़ी मेढ़ी ही दिखाई देगी। जैसे मान लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से ये नदी बह रही है। तो नदी, इसको देखने से आप लोग देखिए सांप की तरह दिखाई देता है। ये नदी है, मैदानी भाग में टेढ़ी मेढ़ी होकर बह रही है, तो इसी को कहते हैं नदी विसर्प। विसर्प शब्द का मतलब सांप होता है, नदी से बना हुआ सांप। तो ये सांप नहीं है, इस आकृति को कहते हैं नदी विसर्प। तो ये नदी की दूसरी भूमि है। बांग्ला मने राखबा, जखन नदी मैदानी भागे प्रवेश करे और मैदानी भागे जखन बहे, ताहले सीधा बहे ना, आका बाका हये बहे, बोले तार आकृति जे हय ओके बोला है नदी विसर्प। एटा हलो मैदानी भागे बना द्वितीय भूमि। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं और फिर से अच्छी तरह से बताऊंगा एग्जाम में। लेकिन 3 भूमि आएगा आपको, नदी के मैदानी भाग में बनने वाली 3 भूमि के बारे में बताइए, या ये अलग अलग भी आ सकता है। तो ये हुआ नदी विसर्प, देख लीजिए, ये नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बह रही है। ठीक है, तीसरी भूमि में चलते हैं हम लोग। तीसरी भूमि है, वो है हिंदी में इसको बोलते हैं धनुष्कार झील। इसको कई नामों से जाना जाता है, धनुष्कार झील। कई नाम बोलने से इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सबो लेक। सॉरी, वीडियो मोबाइल के कारण मेरा थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो अभी हम लोग इसको धनुष्कार झील जो पढ़े हम लोग, धनुष्कार झील अभी लिखा गया था धनुष्कार झील। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में ऑक्सबो लेक। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, और बांग्ला में इसको कहते हैं अश्वखुर झील। झील के हृदय बोला है। तो ये कैसा करके बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी में ही कई नाम है, जैसे धनुष्कार झील है, इसी को गोखुर झील भी कहते हैं, गोखुर झील। इसी को छाड़न झील भी कहते हैं, इसी को चापाकार झील भी कहते हैं, हिंदी में ही। इसलिए एग्जाम में देखिएगा, अगर ये आएगा तो गोखुर झील, धनुष्कार झील, चापाकार झील, जो भी झील है इसका नाम है गोखुर झील या तो धनुष्कार झील। बांग्ला में बोला है अश्वखुर। मैं थोड़ा मोबाइल डिस्टर्ब होने के कारण ऐसा हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को, एक्चुअली डिस्टर्ब, ये भी मोबाइल में डिस्टर्ब है और इसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब लगता है। डिस्टर्ब ये होता है कि इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, और हिंदी में कहते हैं गोखुर झील, और बांग्ला में कहते हैं अश्वखुर झील। तो ऑक्स का मतलब बैल होता है। ऑक्सबो लेक अगर बोला जाए, ऑक्सबो लेक, तो ऑक्स का मतलब होता है बैल, बो का मतलब खूर, और लेक माने होता है झील। तो ऑक्स माने बैल, तो इसको हिंदी में बैलखुर नहीं बोला, गोखुर बोला। फिर बांग्ला में इसको अश्वखुर बोलते हैं। नाम लेकिन एक ही चीज के बारे में कहा गया, तीनों को या तो एक ही चीज भी देना चाहिए था। अश्व ने घोड़ा होता है, तो इसमें हॉर्सखुर होना चाहिए, हॉर्स बोले, लेकिन नहीं दिया। तो डिस्टर्ब इसमें भी है, मेरा मोबाइल में डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, सॉरी। तो ध्यान से देखिएगा। तो ऑक्सबो लेक या धनुष्कार झील, गोखुर झील बनता कैसे है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक अभी वीडियो में बताया हूँ अभी, नदी विसर्प कहने का नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है मैदानी अवस्था में, टेढ़ी मेढ़ी होकर नदी बह रही है, ये नदी विसर्प हुआ, ये नदी है। नदी की जो रास्ता होती है ना, जो मार्ग होती है, वो हमेशा एक समान नहीं रहती है। नदी अपना मार्ग परिवर्तन करते रहता है।
तो नदी कभी कभी नदी का वेग बढ़ने पर नदी सीधी बहने लग जाती है। अगर इस जगह में नदी सीधी हो जाए, इस जगह में नदी ऐसे सीधी हो जाए और यहाँ पर मान लीजिए इसका अवसाद जम जाए, तो यहाँ पर नदी तो सीधी हो गई, इसके बगल में पानी जमा हो गया और एक झील का निर्माण हुआ। तो इस झील को बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील। अब गोखुर इसलिए कहा गया, इसको अगर ध्यान दीजिए तो ऐसा लगता है कि गाय का जो खूर है, मैंने पैर का जो नीचे का भाग खूर, वो जमीन में दबने से इस प्रकार से दिखाई देता है, इसीलिए बोलते हैं गोखुर झील। अश्वखुर बांग्ला तेताई बोला है। और इसी को छड़ान झील बोलते हैं, छूटा हुआ है। चापाकर झील भी यही है। और धनुषकर झील भी कहते हैं इसी को, क्योंकि इसका आकार धनुष के जैसा होता है। तो इस प्रकार से नदी मैदानी भागों में बनाती है जलोढ़ शंकु। ये एकदम पर्वत के तट पर, जैसे पर्वत से नदी पहुंचती है वहाँ मैदानी भागों में। फिर नदी विसर्प सांप के जैसा होता है। और गोखुर झील नदी सीधी होने से जो साइड में झील बनती है उसे कहते हैं गोखुर झील। तो अगर समझ में आए तो बताइएगा, अगर समझ में प्रॉब्लम होगा तो जरूर बोलिएगा कि मैं दोबारा अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। इसके साथ खाली यही 3 बनते हैं ऐसे नहीं समझिएगा, बनते तो बहुत सारे हैं, कई भूमि बनते हैं। लेकिन एग्जाम में वेस्ट बंगाल के क्लास 10 के एग्जाम में 3 भूमि के बारे में आता है लिखने के लिए। अगर नदी के मैदानी भाग में बनने वाले स्थल स्वरूप के बारे में आए तो इसको जरूर लिखिएगा। या देखिएगा शॉर्ट नोट लिखने के टाइम में आपका गोखुर झील आ सकता है, नदी विसर्प, जलोढ़ शंकु, ये सब अलग अलग से आ सकता है। ये अलग अलग टॉपिक के हिसाब से जाइएगा आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और एक बात बताना है, इसमें बाढ़ का मैदान भी बनता है मैदानी भाग में। बाढ़ का मैदान कैसे बनेगा? नॉर्मल सा बात है, बाढ़ बने जब नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, नदी का पानी उसके तटों में घुस जाए तो उसको बाढ़ कहते हैं। और बाढ़ में नदी अपने साथ अवसाद लाती है और उसको जमा कर देती है। जब बाढ़ समाप्त होता है तो पानी तो नदी की चली जाती है, लेकिन उसका साथ लाया हुआ जो अवसाद है, माने मिट्टी, बालू, जो भी ह्यूमस सब है, सब जमा होकर एक समतल मैदान का निर्माण करता है। इस मैदान को ही बोलते हैं बाढ़ का मैदान, माने फ्लड प्लेन। ठीक है। और ये मैदान बहुत ही उपजाऊ होती है बाढ़ का मैदान। हम लोग का गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी सब है, गंगा नदी के अगल बगल में बहुत बड़ा बाढ़ का मैदान बनता है जो बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। और खासकर मेरे स्टूडेंट को बोलूँगा जो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हो वो जरूर ये वीडियो को देखना और घर में नोट बना लेना। तो ये मैदानी भाग में बनने वाले 3 स्थल स्वरूप। थैंक यू।